हाय फ्रेंड्स, अभी हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ बलूच पीपल। अभी ये इसके ऊपर मेरा दूसरा वीडियो होगा और इसमें लिटरली मैं डिस्कस करूँगा कि कैसे और हम क्या चीज़ें कर सकते हैं बलूच के लिए और कैसे गवर्नमेंट का अप्रोच होना चाहिए। और इन केस अगर नहीं हुआ ऐसा तो एक दिन जब मैप टूटेगा पाकिस्तान का या आसपास के रीजन को कैसे डिस्टर्ब करेगा वो, और इन फ्यूचर क्या हो सकता है। लेट्स सी, बिकॉज ये जो मैप है ये बहुत फेमस मैप है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली ट्राइब्स के ऊपर ही मैप पे देख सकते हो। जो ग्रीन कलर है, ब्राउन कलर है, पिंक कलर है और यहाँ पे येलो कलर है। ये जो ग्रीन कलर है ये है पश्तून की डिमांड और ये है बीच में डूरन लाइन। ओके, तो इस रीजन में जितनी जितनी ना यहाँ पे इनसर्टनिटी चल रही है, सॉरी अनसर्टनिटी चल रही है इस एरिया में, तो डेफिनेटली यहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ होगा ही होगा। ऑफकोर्स ये जो एरियाज़ हैं पाकिस्तान के, ऐसा नहीं कि बहुत ही ईजिली मतलब गवर्न हो रहे हैं। यहाँ पे फाटा है, लाइक ना ट्राइबल एरियाज़ हैं बहुत ज़्यादा। साथ ही साथ यहाँ पे खालिस्तान की डिमांड, ये तो पूरा पंजाबी डोमिनेटेड एरिया है। ऑल्दो यहाँ पे हमारा पंजाब है, लेकिन अब इसको हमने थोड़ा कंट्रोल करके रखा है और ये लोग यहाँ पे गवर्नमेंट में है, क्योंकि यहाँ पे पंजाब के अंदर पंजाबियों की ही, पाकिस्तान के अंदर पंजाबियों की थोड़ी वो है, चलती है। अब यहाँ पे बात करते हैं ये जो पिंक वाला मैप जिसके ऊपर आज हम डिस्कस भी करने वाले हैं। ये वाला पहले मैप एग्जिस्ट करता था कभी, काफ़ी लंबे टाइम तक था, मतलब समझ लो कि 1948 तक तो था ही था। लेकिन पाकिस्तान ने उसके बाद जब इसको कैप्चर कर लिया तब इसको मैप से कहीं हटा दिया। फिर आप देखते हो पूरा पाकिस्तान का मैप दिखता है। तो ये मैप हम भी चाहेंगे कि वापस से बने ऐसा ही मैप एक अलग से, जिसके साथ अब देखो यहाँ पे चाबहार भी आता है, यहाँ पे ग्वादार भी आता है। तो इसका मतलब दोनों के साथ अच्छे रिलेशन हो जाएंगे। हमारे चाबहार तक तो हमारा कनेक्ट है ही, ग्वादार तक भी हम कर लेंगे। फिर आता है यहाँ पे सिंध। अब ये तो मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा कंसर्न है हमारे लिए। तो हमारे लिए इस टाइम पे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो मैप था ये क्यों गायब हुआ भाई, और अब पाकिस्तान इनके साथ क्या कर रहा है। ये जो एरिया है ना यहाँ पे बलूचिस्तान का, इसके साथ क्या कर रहा है। अब बहुत सारे जो लोग हैं वही बोलते हैं कि क्या इंडिया ने, क्या एज अ इंडियन बहुत टाइम पे ये बोला जाता है कि इंडिया ने भी तो बहुत सारे एरिया को कैप्चर किया है। लाइक इंडिया ने नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे एरिया को जो इंडिपेंडेंट होना चाहते थे उनको अपने मिलाया, जूनागढ़ को मिलाया, हैदराबाद को मिलाया। तो भाई मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि इंडिया की डेवलपमेंट भी तो देखो, हैदराबाद आके देखो कभी, और मैं बलूचिस्तान आके अगर देखूँ तो आपने किस लेवल पे डेवलपमेंट की है। वो तो सीपेक, मुझे लगता है कि सीपेक की थोड़ी वो ना, सीपेक की वजह से आपने थोड़ा बहुत इधर अच्छे से रोड भी बना दिए होंगे। अदरवाइज ये पूरा जो 45% टेरिटरी है आपकी, चलो ये ईरान वाला पार्ट छोड़ देता है ये वाला, ये तो ईरान के पास है, ठीक है, अफगानिस्तान के पास से थोड़ा सा। ओके, क्योंकि पूरा ट्राइबल मतलब बलूची ट्राइब यहाँ पे रहती है, बलूची एथनिसिटी के लोग रहते हैं यहाँ पे। तो 45% जो तुम्हारे पास है, तुमने उसमें क्या कर रखा है। तुमने ये जो FATF वाला जो ये वाला एरिया है, खैबर पख्तूनख्वा वाला, इसमें तुमने क्या कर रखा है। यहाँ तो तुम्हारा डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। ओके, तो किस लेवल पे तुम्हारा थोड़ा बहुत डेवलपमेंट यहीं पे है। यहीं पे देखो रावलपिंडी। अब अगर मैचेस भी बता दूँ, मैचेस कहाँ होते हैं, कराची में होते हैं। कराची तो पहले ही डेवलप था। कराची जो जहाँ पे हमारा भी एक 1931 का कांग्रेस का सेशन हुआ है कराची में, तो कराची तो पहले से ही एक पोर्ट सिटी थी, डेवलप सिटी थी, उसकी तो बात ही मत करो आप। ओके, तो यहाँ पे रावलपिंडी, यहाँ पे इस वाले एरिया में, बिकॉज ये तुम्हारा डोमिनेंस वाला एरिया है। साथ में लैलापुर पहले भी उतना एक्टिव था, मुल्तान है यहाँ पे। तो कौन सा एरिया तुम यहाँ पे जहाँ तुम क्रिकेट के मैचेस कराते हो, मैं तो तुमसे ही पूछना चाहता हूँ, क्योंकि क्रिकेट प्रेमी आप भी हो, क्रिकेट प्रेमी इंडियन भी हैं, तो ये बता दो पहले। तो पॉइंट ये है कि तुम एनेक्स तो करो, कर लिया तुमने, ठीक है, मान लिया हमने, कर लिया तुमने वहाँ पे किया क्या उसके बाद। यू जस्ट मेक अ ब्लड यूज़ ऑफ इट। तुमने उसको कुछ भी फ़ायदा नहीं दिया। ओके, उस वहाँ के लोगों को फ़ायदा नहीं दिया, तुमने वहाँ के लोगों को हरास किया बस। तुमने बांग्लादेश को कैप्चर किया था, बांग्लादेश क्या हुआ, बांग्लादेश बाद में आज़ाद हो गया, ठीक है। तो और बांग्लादेश से तुम कर क्या रहे थे, बांग्लादेश का भी तुम वहाँ पे रिप्रेशन ही कर रहे थे। तो ये तो बात सिंपल सी है कि ये मत बोलो कि इंडिया के लोगों ने इंडिया के भी जो लीडर्स थे उन्होंने भी अलग अलग पार्ट को एनेक्स किया। हाँ किया, बिल्कुल किया। हमारे उस टाइम पे 552 राजघराने थे, उसमें से 549 ने आने के लिए रेडी कर दिया था, 3 को एनेक्स किया चुपचाप से। ओके, जिसमें से जम्मू एंड कश्मीर वाला जो है, जिन्होंने बाद में थोड़ी बहुत ना अपनी दिखाई, अदरवाइज वो वाला पार्ट जो अभी इस टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट पाकिस्तान के पास है, वो नहीं होता, डेफिनेटली वो इंडिया के पास होता। ओके, और डेवलप्ड होता। ओके, अगर 370 हटाया हमने पाकिस्तान, सॉरी JNK से, तो देखो वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। 370 तक हो नहीं रही थी। 370 जब तक था, हमने उनको एक इंडिपेंडेंट रूल, एक तरह से ऑटोनॉमी दे रखी थी, कहाँ ही कुछ हो रहा था। उसको एक तरह से उन्होंने टेररिस्ट एरिया ही बना के रखा था। ओके, तो ये बातें हैं यहाँ पे। वहाँ से क्या बोलते हैं जो हमारे ये वो थे
कश्मीरी पंडित थे, उनके ऊपर अटैक हुआ, पूरी तरह से टेररिस्ट हब बना हुआ था, कितनी मिलिटेंसी हुई वहाँ पे। तो डेफिनेटली हमने पूरी कोशिश की है 370 हटाने के बाद। अब देखो वहाँ पे हमने G20 का समिट कराया एक तरह से, कितनी सारी चीज़ें हम करा रहे हैं। तुम यहाँ पे क्या करा रहे हो, बम फोड़ा रहे हो? आई थिंक वही तो कर रहे बस। चलिए अब यहाँ पे ये मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जिन लोगों ने मेरे कमेंट पे बोला था ना, तो उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ मैं। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे इनके बलोचीज, बिकॉज ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए आज। अब यहाँ पे बात करते हैं कि भाई इनकी हिस्ट्री के बारे में, द ओरिजिन ऑफ बलोच पीपल। देखो यार, कुछ बोलते हैं कि पर्शिया से आए हैं, पर्शिया मतलब ईरान आसपास का एरिया उसके ऊपर का। कुछ बोलते हैं नहीं भाई अलेप्पो सीरिया से आए हैं, और ये हज़रत अमीर हमजा के डिसेंडेंट है, जो कि अंकल थे प्रोफेट मोहब्बत के। ओके, कुछ इनके डिसेंडेंट बोलते हैं, और कुछ बोलते हैं कि नहीं भाई ये इंडिजिनियस वहीं के थे। वैसे मोस्टली इसको माना गया है कि ये इंडिजिनियस वहीं के लोग हैं, वहीं पे पले बड़े हैं, वहीं पे इन्होंने पूरा विस्तार वहीं पे किया है अपना। तो इंडिजिनियस उसी एरिया के हैं जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं, ये वाला पर्टिकुलर एरिया, इसी एरिया के लोग हैं ये वाला पूरा। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं कि ज़्यादा करके वैसे इसको माना गया है, और जो लोग इसको मानते हैं वो क्या बोलते हैं कि ईरान वापस आए, मतलब सीरिया से ईरान तक आए, और फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान में इस टाइम पे सेटल्ड हैं। लेकिन जो यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान की स्टडी ये कहती है कि नहीं, ये ज़्यादा करके इंडिजीनियस ट्राइब है और वहीं पे थे, बिकॉज दे हैव फेस द आर्यन इन्वेजन एज वेल, जो इंडिया में हुआ था उसके बाद। ठीक है, आर्यन जो सेंट्रल एशिया से होके आए थे। ओके, बहुत सारे टेक्स्ट कहते थे कि यूरोपियन थे वो लोग, बट दे केम टू इंडिया थ्रू सेंट्रल एशिया, और सेंट्रल एशिया में ये लोग इनसे भी, इनके ऊपर भी अटैक इन लोगों ने किया था। ओके, बहुत सारे स्टडीज़ ये भी कहती हैं कि इन लोगों ने दे हैव फेस द साइरस ऑफ पर्शिया, अलेक्जेंडर द ग्रेट, चंगेज़ खान, इन लोगों को भी इन्होंने फेस किया है। और इट एवरी टाइम, मतलब किसी ने इनको कंट्रोल नहीं किया, मतलब इतना ये लोग स्ट्रांग थे कि इनको कोई कंट्रोल नहीं कर पाए। अपने आप में इनकी इंजीनियस टाइप थी, और इन लोगों ने अपने आप को एज अ यूनाइट करके रखा। ये सब हिस्टोरियल पर्सपेक्टिव है इनके। लेकिन जब अरब्स का अटैक होना चालू हुआ, तब इन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट हो गए, मतलब करा दिया गया फोर्सफुली, एंड इनके लोकल ट्रेडिशन के साथ थोड़े खिलवाड़ किए गए, इनके ऊपर फोर्स की गई बहुत सारी चीज़ें। तो राइट नाउ वैसे तो इस्लामी फॉलो कर रहे हैं लोग अब इस टाइम पे। ओके, अब इनकी, हाँ, मेनली ये सुन्नी मुस्लिम है, तो वही इस्लामाइजेशन हुआ ना इनका, तो वही इस टाइम पे मेनली ये सुन्नी मुस्लिम है, और कुछ है वैसे सिया मुस्लिम, बट मेनली ये सुन्नी मुस्लिम है। आपको ज़्यादा करके इंडिया पाकिस्तान में भी सुन्नी मुस्लिम में मिलेंगे। ईरान इकलौता है आपको, ईरान और कुछ परसेंटेज ऑफ आई थिंक यमन में भी आपको मिलेंगे शिया मुस्लिम। ओके, अब इनके कुछ कोड ऑफ कंडक्ट हैं, जैसे कि इस्लाम में भी कुछ कोड ऑफ कंडक्ट हैं, 5 कोड ऑफ कंडक्ट है, वैसे इनके भी कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है, इनके ट्रेडिशंस हैं। जैसे लाज, इसको बोलते हैं बलूच में यार, लाज मतलब मॉडेस्टी, घरात सेल्फ ऑनर, इज्जत सेल्फ रिस्पेक्ट, वैसे इज्जत का मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, और नांगो नामाज प्रेस्टीज एंड ऑनर। तो डेफिनेटली इससे समझ में आता है कि इनकी कोड ऑफ कंडक्ट काफ़ी हाई है। ओके, मॉडेस्टी मतलब काफ़ी मॉडेस्ट हैं लोग। तो सिंपल सी बात है कि इनके प्रिंसिपल्स काफ़ी अच्छे हैं। ओके, लाइफस्टाइल थोड़ी नोमेडिक है इनकी, सेमी नोमेडिक। ओके, बिकॉज आज भी ये लोग ट्राइबल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, इनके खुद के ना अपने ट्राइबल प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। ओरल ट्रेडिशन होता है ज़्यादा करके, क्योंकि ओरल ट्रेडिशन में क्या होता है कि जो अभी का ज्ञान है वो नेक्स्ट जनरेशन को ना बोल के बांटा जा रहा है। जैसे उपनिषद थे पहले, उपनिषद को भी ना आप वर्बली आप बोल के बांटते हो, आगे भेजते हो फर्दर जनरेशन को, बाद में वो लिखे गए थे। ओके, लिटरेसी रेट डेफिनेटली लो है इस एरिया में, स्पेशली वीमेन के बीच में काफ़ी लो है। बिकॉज अगर मैं बताऊँ आपको कि इतना बड़ा टेरिटरी है यहाँ पे, अराउंड 40 to 45% का टेरिटरी है यहाँ पे, और यहाँ पे सच बताऊँ तो कुछ गवर्नमेंट ने, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कुछ ढंग का डेवलपमेंट किया ही नहीं है। ओके, तो आज़ादी से पहले तो ब्रिटिशर्स का अलग कंसेप्ट था, लेकिन उसके बाद जब तुमने एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाई पाकिस्तान, तो तुम्हें तो करना चाहिए था, बट यू हार्डली डिड एनीथिंग। ओके, तो डेफिनेटली आज का टाइम भी जो है उसमें इनकी लिटरेसी रेट काफ़ी कम है, स्पेशली वुमेन में तो काफ़ी कम है। कुछ जो निकले हैं एक्सेप्शन डेफिनेटली है। ओके, क्लोथिंग कैसी है इनकी? लूज पैजामा पहनते हैं जो अपने मेन है, लॉन्ग शर्ट आपने देखा भी होगा, आप चेक कर सकते हैं। और जो वीमेन है वो कलरफुल निडल वर्क सलवार पहनती हैं, शर्ट पहनती हैं, मतलब काफ़ी उस पर कढ़ाई की रहती है, उस तरह के ये लोग कपड़े पहनते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज है बलोची बोलते हैं, ऑफकोर्स इनकी खुद की अपनी लैंग्वेज है, और अभी जो इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है पर्शियन। ओके, अदरवाइज जैसे कि हमारे यहाँ पे भी होता है ना, बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज जो स्पोकन में है लेकिन ऑफिशियल नहीं है, तो वैसे इनकी भी बलोची लैंग्वेज है, लेकिन पर्शियन एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज इन्होंने वो ले रखा है, एक्सेप्ट कर रखा है। ओके, और विद इन द दिस
एथनिसिटी अलग अलग टाइप्स में लोग बटे हुए हैं, बुगती, मारी, मिंगल। ओके, मेनली जो पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाला पार्ट है उसके अंदर ये मेनली ट्राइब्स रिसाइड कर रही है, और भी बहुत सारी हैं लेकिन ये मेजर है। ओके, अब यहाँ पे थोड़ी इसके हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि इनका ब्रिटिश के साथ क्या रिलेशन रहा। खनाकत ऑफ कलत, बिकॉज इनके अंदर एक ना एक असेंबली बनाने के लिए या फिर यूनिटी बनाने के लिए मीर अहमद खान कमरानी, इन्होंने एक खनाते ऑफ कलत सेटअप किया। और ब्रिटिशर्स के साथ भी ब्रिटिशर्स ने भी इनको अलाउ किया कि दे कैन रन देयर गवर्नमेंट। ओके, अपनी खुद की ऑटोनोमस गवर्नमेंट रन कर सकते थे। जैसे कि इन्होंने इंडिया में भी बहुत सारे राजघरानों को बोला, नवाब्स को बोला कि आप अपनी खुद की ना अपने एरिया में टेरिटरी में रूल कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ब्रिटिश किंगडम होगा। तो वैसे भी इनको ये दे रखा था कि आप अपने एरिया में आपकी खुद की गवर्नमेंट रन कर सकते हो अंडर द अहमदजादी डायनेस्टी। एक डायनेस्टी उस टाइम पे वहाँ पे रूल कर रही थी। ओके, अब पोस्ट इंडिपेंडेंस बात करते हैं यहाँ पे 1947 के बाद। 1947 के बाद ब्रिटिशर्स तो चले गए, और जो खान ऑफ कलत थे, जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन थी, उनका डिमांड था कि बलूचिस्तान को एक सेपरेट स्टेट बनाया जाए, सेपरेट कंट्री बनाया जाए। इसको वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ या जिन्ना की जो आइडियोलॉजी थी उसके साथ नहीं मैच करना चाहते थे, ना ही मैच कर रहे थे, बिकॉज इनके रहने का तरीका बिल्कुल अलग है। अब वही तो मेन बात है ना कि जो जिन्ना साहब थे उनका था भाई कि उनका अलग तरीका था रहने का, और मेनली जो ट्राइब के साथ एसोसिएट करते हैं पंजाबी। ओके, पंजाबीज़ का वहाँ पे बोलबाला काफ़ी ज़्यादा था जहाँ पे गवर्नमेंट बनी इस्लामाबाद में। लेकिन ये लोग काफ़ी, इनका अलग तरीका है रहने का बिल्कुल, और ऑफकोर्स ये बातें नहीं मैच करते हैं। तो ये चाहते थे कि हम अलग से रहें हमारा, या फिर हमें पूरी तरह से ऑटोनॉमी मिले अलग से, लेकिन नहीं हुआ। ये पहले तो मिलना ही नहीं चाहते थे। एक आपको लीडर का नाम पता होगा, खान अब्दुल गफ़ार खान। अब्दुल गफ़र खान, उन्होंने ही आई थिंक बोला था कि मतलब इंडियंस ने हमें ना वीडियो के साथ छोड़ दिया, बिकॉज ये इनके लिए ही बात कर रहे थे, इनके साइड से ही थे, बलूचिस्तान से ही थे ये। आप इनको फ्रंटियर गांधी भी बोलते हो, बिकॉज बलूचिस्तान में अगर देखोगे इंडिया के पर्सपेक्टिव से तो उस टाइम पे फ्रंटियर स्टेट था एक, तो वहाँ से इंडिया के इसकी बात कर रहे थे, आज़ादी की। तो डेफिनेटली बलूचिस्तान का काफ़ी बड़ा योगदान है इंडिया की आज़ादी में, खान अब्दुल गफ़ार खान, और ऐसे बहुत सारे और लीडर हैं जिनका काफ़ी योगदान है। अब यहाँ पे बात करते हैं, इन्होंने बिल्कुल पूरा कोशिश किया कि नहीं, वी डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ द इंडिया, और सॉरी पार्ट ऑफ द पाकिस्तान। मुझे तो मतलब बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स मैंने पढ़े जिसमें पीपल ऑफ बलूचिस्तान वांटेड टू बी द पार्ट ऑफ इंडिया, बट हमारी लीडरशिप ने बोला कि बहुत दूर हो जाएगा एंड एवरीथिंग, तो नहीं हो पाया। अदरवाइज दे वांटेड टू बी पार्ट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये तो हो गया ऑलरेडी। अब करंट की सिचुएशन बात करते हैं कि क्या है इस टाइम पे। इनकी लोकेशन आप देख सकते हैं, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान। इनका मेजर लोकेशन तो पाकिस्तान में, बिकॉज 40 to 45% का जो एरिया है, मेनली 45 पकड़ लीजिए आप, वो पाकिस्तान के अंदर उतनी बड़ी टेरिटरी है इनके पास। ओके, कुछ अफगानिस्तान में भी है, कुछ ईरान में भी है। ओके, वहाँ पे भी, ईरान में भी इनकी डिमांड वही है कि दे वांट अ सेपरेट ऑटोनॉमी एंड एवरीथिंग। अब इनके एरिया में रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, पहली तो वास्ट टेरिटरी है, उसके बाद रिसोर्सेज में गोल्ड, कॉपर, ऑयल, नेचुरल गैस, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिसको अनटैप्ड है अभी तक। और अगर पाकिस्तान के पास पहली बात उतना पैसा नहीं है कि इसको टैप करे, पाकिस्तान अपने धर्म में ही लगा पड़ा है, बिकॉज जो कंट्री धर्म से बना होता है, धर्म के बेसिस पे बना होता है, उसका पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग ही रहता है। वो डेवलपमेंट की बातें कम करके बाकी फालतू चीज़ों पर बहुत फोकस रहता है। आज तक तो कश्मीर से ऊपर गए नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक। जिस दिन वो कश्मीर के ऊपर जाएंगे शायद से उनको लगेगा कि तब अपनी कंट्री का भी डेवलपमेंट अपने को करना है। तो उन्होंने चाइना से हेल्प लिवाई और बोला कि गोदार पोर्ट बनाइए, और सीपेक साइन हुआ उसके बाद। लेकिन सीपेक का फ़ायदा पाकिस्तान के कुछ चुनिंदे जो गवर्नमेंट है उसको मिल रहा है, आर्मी ले रही है उसका पूरा फ़ायदा, बिकॉज पाकिस्तान में डिमार्केशन नहीं है ना कि गवर्नमेंट कहाँ ख़त्म होती है और आर्मी कहाँ से चालू होती है, ये कहीं भी नहीं है। तो इससे पहले हमने देखा आर्मी ने रूल कर रखा है वहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे फ़ायदा इसका आर्मी ले रही है और गवर्नमेंट ले रही है। कुछ गवर्नमेंट के चुनिंदे कुछ ना एरिया ले रहे हैं, इनको नहीं मिल रहा उसका फ़ायदा, और चाइना तो ले रहा है। अब डिस्पाइट इट्स वेल्थ द प्रोविंस रिमेन सीवियरली अंडर डेवलप्ड विथ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, बिकॉज यही सब चीज़ें होती है द पीपल वांट। जो लोग बोलते हैं ना कि इंडिया ने भी बहुत सारे एरिया नेक्स्ट किए, तो इंडिया ने ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, बिकॉज इंडिया अंडरस्टैंड की इन चीज़ों की वैल्यू क्या है। उनको सिर्फ एरिया कब्जा करने से मतलब नहीं है। एंड 1948 के बाद फोर्स, ऑफकोर्स ये तो फोर्स मर्जर था इनका, दे डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान। बहुत इनके मतलब लगातार रेबेलियन हुए। पहले तो इनको स्टेटस ही नहीं मिला था, प्रोविंशियल स्टेटस ही नहीं दिया था इनको पंजाब के साथ जोड़ के रखा था, जो पाकिस्तान का पंजाब है। 1970 में जाके इनको प्रोविंशियल स्टेटस मिला हुआ है,
और इस दौरान काफ़ी एक 1 यूनिट स्कीम आई थी, 1 यूनिट स्कीम, जिसके अंदर इन्होंने ना उनके साथ अटैच कर दिया था इनको, पाकिस्तानीज़ के साथ, सॉरी पंजाबीज़ के साथ। तो बहुत लंबे टाइम बाद तो इनको एक प्रोविंस का दर्जा मिला, और तो इसीलिए पूरी तरह से रिप्रेसिव एटीट्यूड रहा है पाकिस्तान गवर्नमेंट का। अब जो करंट सिनेरियो हम देखते हैं 2000 के बाद से, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट है, ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ना आज़ादी की बात कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि बलूचिस्तान एक सेपरेट कंट्री बने। किसके अगेंस्ट से टारगेट, मतलब किसके अगेंस्ट से अटैक करते हैं? पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट, आर्मी हो गई, पाकिस्तान के जो एडमिनिस्ट्रेटिव एस्टेब्लिशमेंट है उसके अगेंस्ट लोग करते हैं, और नॉन बलोच एथनिक ग्रुप जैसे पश्तून हो गए, पश्तून के अगेंस्ट भी ये लोग अटैक करते हैं। ओके, चाइनीज नेशनल, करेक्ट, जो सीपेक बन, क्योंकि जो सीपेक बन रहा है तो उसमें चाइना ने अपने इंजीनियर सब भेज रखे हैं, वर्कर्स अपने भेज रखे हैं, एक तरह से ना पूरा टाउन बन चुका है वहाँ पे जहाँ पे चाइनीज़ लोग रहते हैं, उसको प्रॉपर प्रोटेक्शन देती है इनकी गवर्नमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट। तो यहाँ के लोगों को बिल्कुल डिस्टर्ब है ये लोग इससे कि हमें जॉब नहीं मिल रहा है यहाँ पे, इनका स्टेटस क्या, इम्पॉवरिश्ड है, गरीब से गरीब होते जा रहे हैं, बेसिक एम्यूनिटीज़ नहीं है इनके पास, वही है क्लीन वाटर, एजुकेशन, हेल्थ केयर बिल्कुल नहीं मिल रहा है इन्हें, करप्शन, मिस गवर्नेंस एंड अनफेयर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन तो बिल्कुल, बिकॉज रिसोर्सेज कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में है, और कभी भी जब रिसोर्सेज कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में होता है और वो लोग पावर में होते हैं तो कंट्री डूब जाती है। वही हालत है बैलेंस ऑफ पेमेंट की पाकिस्तान कितनी बार, 24 बार जा चुका है बेल आउट के लिए IMF के पास, एक कंडीशन है पाकिस्तान की। अगेन यहाँ पे पंजाबी डोमिनेटेड जो गवर्नमेंट और मिलिट्री है, उन्होंने इनके जो तौर तरीके हैं उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी। कायदे से तो ये होना चाहिए था ना कि इनका इतना बड़ा एरिया है, इनको इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए थी सबसे पहले, करेक्ट। और ऊपर से आप देखोगे यहाँ पे कोस्टल एरिया है इनको, ये देखो यहाँ पे अगर पाकिस्तान के पास कोस्टल एरिया कहीं है तो यहीं पे है ना, बस ये देखो कोस्टल एरिया, वो किसके पास है? बलूचिस्तान के पास कोस्टल एरिया। अगर बलूचिस्तान निकाल दूं मैं और सिर्फ इतना ही रखूं, ये पार्ट चलो ऊपर का ही ले लूं मैं, ठीक है, ये पार्ट ऐसे, ठीक है, और थोड़ा सा इतना, बट सॉरी ये ज़्यादा ज़्यादा कर दिया मैंने, इतना ऐसे, तो कहाँ पे, हाँ सॉरी कराची मिल जाता है इनको, माई मिस्टेक, ओके। अदरवाइज फिर भी बहुत, सिर्फ कराची लिमिटेड हो जाता, अब ग्वादार थोड़े डेवलप करते तुम लोग, तो पॉइंट ये है यहाँ पे, सॉरी कराची है इनके पास, माई मिस्टेक। अब यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे देर इससे, हाँ, अब यहाँ पे इनके जो तौर तरीके, बलोच मैार जो इनके कोड ऑफ कंडक्ट हैं, उनके तौर तरीके पे इन्होंने कोई जोर नहीं दिया, बोले छोड़ो ये सब हटाओ। साथ ही साथ जो इनके एक लीडर हैं नवाब अकबर खान बुगटी, जो आवाज़ उठा रहे थे, उनकी एसेसिनेशन कर दिया गया। कितने लोगों को भाई गायब कर दिया गया, इन्होंने बोला कि गायब हो जाओ भाई, सीधा मतलब दिखे ही नहीं वो लोग वापस से। बहुत बार डिमांड हुई, अकाउंटेबिलिटी की बात हुई, लेकिन अब आर्मी उनकी इतनी खतरनाक है, कौन उनसे अकाउंटेबिलिटी की बात करेगा। एक लीडर है सदिया बलोच, एक्टिविस्ट हैं, शी ऑलवेज आस्क फॉर द अकाउंटेबिलिटी, भाई जो लोग गायब हुए हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी तो उनकी, लेकिन कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं आ रही है। अगेन सीपेक प्रोजेक्ट्स and Chinese investment in mining are viewed as exploitative with little benefit to the local population. Definitely local population को कुछ मिल ही नहीं रहा है। बलूच accuse पाकिस्तान of selling their resources to China, which they are doing. चाइना को बेच ही रहे हैं वैसे, क्योंकि सीपेक का जितना महंगा प्रोजेक्ट है चाइना उससे पूरा बेनिफिट ले रहा है, डेट ट्रैप में डाल रहा है पाकिस्तान को, पाकिस्तान समझने को तैयार नहीं है। ओके, और पाकिस्तान ने सही बताऊं 2012-13 तक तो बोला ये सब फालतू है, इनसिग्निफिकेंट, द वर्ड वॉज इनसिग्निफिकेंट वर्ड यूज किया था पाकिस्तान आर्मी ने, बिकॉज ये इनसिग्निफिकेंट है, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है इनके लिए 2013 तक। लेकिन इनकी चीज़ें निकलना कैसे चालू है? सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। ट्विटर पे, फेसबुक पे इन्होंने कैंपेन किया, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई कि वीडियोस बहुत सारे वायरल किए, आप देख सकते हो सोशल मीडिया पे, दुनिया भर के वीडियोस हैं इनके जो टॉर्चर हैं, कि इन्होंने बताया कि भाई किस तरीके से ना हमारे साथ ट्रीटमेंट कर रही है पाकिस्तान आर्मी। तब लोगों की, इंटरनेशनल मीडिया की तब जाके नज़र पड़ी इस पर। अदरवाइज पाकिस्तान ने तो पूरी कोशिश की कि यहाँ पे इस इशू को ना डिसमिस किया जाए, इस इशू को दबा के रखा जाए, नरेटिव चेंज किया पूरा पाकिस्तान आर्मी ने। तो बोले कि इनसिग्निफिकेंट है, इसको मत मानो, पूरा नरेटिव पाकिस्तान आर्मी ने चेंज कर रखा था। बोले ये तो इंटरनल मैटर है हमारा, लेकिन है भाई तुम्हारा इंटरनल मैटर, दैट वी एग्री, बट पॉइंट इज दैट कि इंटरनल मैटर तुम्हारा इतना बेकार है दैट तुम एक कम्युनिटी का, एक एथनिसिटी के लोगों का तुमने अराउंड 70 से 80 साल तक उनके ह्यूमन राइट्स, उनके बेसिक राइट्स नहीं दिए तुमने। और फिर उन्होंने अपने ना एंटी कॉलोनियल कैंपेन जो था, बिकॉज हम ब्रिटिशर्स के अंडर भी तो थे, मानता हूं मैं, वहां पे भी ये सिचुएशन, और पाकिस्तान गवर्नमेंट भी वही सिचुएशन में रख रही है उनको। ओके,
फिर उन्होंने अप्रोच अपने चेंज किए, इंसर्जेंसी, लाइक दे टारगेटेड द पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, चाइनीज़ इंटरेस्ट, जहाँ पे मतलब चाइनीज़ एस्टेब्लिशमेंट को भी इन्होंने मतलब जो पाकिस्तान के अंदर बने वहाँ पे इन्होंने टारगेट करना चालू किया। बहुत सारे चाइनीज़ बीच में तो सीपे रुका भी है ना काफ़ी बार ये सब चीज़ों की वजह से। ओके, तो अभी सिविल राइट मूवमेंट, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट एनफोर्स डिसअपेरेंस, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, सिस्टमेटिक ऑपरेशन हैज़ गेन मोमेंटम पर्टिकुलरली थ्रू द लीडरशिप ऑफ फिगर लाइक महरांग बलोच। महरांग बलोच एक लेडी है जिन्होंने ऑफकोर्स ये बात है ये सब चीज़ों को रेस करना स्टार्ट किया। सदिया बलोच, तो ये बहुत सारे लीडर्स इनके बाहर निकल के आए। अभी जो यूथ की इन्वॉल्वमेंट आएगी वो बहुत मेजर एक चेंज लाएगी यहाँ पे, क्योंकि यूथ ने क्या किया, अभी जैसे जेनजी जनरेशन है भाई, सोशल मीडिया पे डालो ये सब चीज़ें। ऑल्दो पाकिस्तान आर्मी ने इसमें कोई कसर नहीं रखी है कि उस एरिया के नेट को बैन कर देना, कोई कसर बिल्कुल नहीं छोड़ी है, किया ही किया है। लेकिन जब चीज़ें बाहर आती है तो कितना आप छुपाओगे। बहुत सारे लोग जो ना निकल के जा चुके हैं यहाँ से, लेकिन दे आर सिटिंग इन लंदन, दे आर सिटिंग इन USA, दे आर सिटिंग इन अदर दुबई एंड दे आर आस्किंग फॉर द दिस बलूचिस्तान सेपरेट स्टेट। तो वो लोग जो बोल रहे हैं तो उनकी बातें आप कब तक रोकोगे। सिर्फ आप बलोच के कुछ लोग हैं जो बोलने, जो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी आवाज़ आप दबा दोगे। लोग उस दुनिया के में जो बलोच के लोग उनके रिप्रेजेंटेटिव, उनकी आवाज़ कैसे आप दबाओगे। तो इस तरह से ही इनकी बातें बाहर आने लगी। और जब से फीमेल लीडर्स ने इसमें अपना पार्ट लिया, करीमा बलोच एंड महरंग बलोच, इन लोगों ने, तो ऑफकोर्स ये बात है, ये मोमेंट अपने आप में एक अलग लेवल पे जा चुका है। इस टाइम पे काफ़ी आवाज़ें उठती हैं इसके लिए, हमेशा उठ रही हैं अब। और ग्लोबल इनको एक वो मिल चुका है, रिकॉग्नाइजेशन मिल चुका है। रिकॉग्नाइजेशन मतलब लोगों ने समझा है इनकी बातों को। और अदरवाइज़ इतनी बारे में हम यहाँ ऑल ओवर वर्ल्ड इसके बारे में बात नहीं हो रही होती अगर लोग इसके बारे में नहीं समझते। तो ओवर द टाइम ये होगा, बिकॉज आई गेस है कि अगर पाकिस्तान इनके लिए कुछ नहीं करता है, आई स्टिल बिलीव कि चलो सेपरेट होना एक पूरा सॉल्यूशन नहीं होता। आप वहाँ पे इंटरनल ऑटोनॉमी दो, ओके, उनको पूरी तरह से अपने तरीके से गवर्न करने दो, और वहाँ पे उनको पूरा फ्रीडम दो कि दे कैन डू द डेवलपमेंट, ये करने के लिए दो। अगर ये आप नहीं दोगे तो एक या कितने साल तक उन्हें आप दबा के रखोगे। आपने बांग्लादेश लूज़ कर ही दिया था, डेफिनेटली आप कुछ सालों बाद बलूचिस्तान भी लूज़ कर दोगे, नो डाउट इन दैट। भले ये बोलो कि हमने गोदार उदार किया, लेकिन आपकी जो सिचुएशन है इस टाइम पे, बैंकरप्ट हो रहे हैं आप बार बार, तो डेफिनेटली एक दिन आएगा कि ये निकल जाएंगे। कब तक आप हैंडल करोगे इनको। अब यहाँ पे देखिए, सेंसरशिप मतलब न्यूज़पेपर को, मीडिया को दबाना पाकिस्तान गवर्नमेंट का काम, नरेटिव को चेंज करना। ऑल्दो दे गॉट द ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन राइट नाउ, इनको पूरी मतलब यूनिफाइड फ्रंट मिल रहा है इस टाइम पे। दे आर अटैकिंग ऑन द पाकिस्तान आर्मी। बहुत टाइम पे ये कर रहे हैं लोग, पाकिस्तान की ना वैन जाती है, अटैक कर दिया उसके ऊपर। टू बी वेरी फ्रैंक, आई थिंक इंडिया की तरफ से भी इनको काफ़ी सपोर्ट मिलता है, इनडायरेक्ट सपोर्ट मिलता है। वेपन्स आई डोंट नो, बट मुझे लगता है कि इनडायरेक्टली वेपन्स की सप्लाई भी होती होगी। बट ये सब चीज़ें की जाती हैं फ्रॉम द इंडियन साइड एज वेल। अभी ये नहीं कि इंडिया यहाँ पे वो कर रहा है, वो फैला रहा है, एक तरह से इंसर्जेंसी प्रमोट कर रहा है, ये नहीं। बट पॉइंट इज़ दैट कि वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि एक्चुअल वहाँ पे हो क्या रहा है। पूरा होल वर्ल्ड इसको समझ रहा है कि वहाँ की हो क्या रहा है, लेकिन पाकिस्तान से समझने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान एक टू द पॉइंट आने को तैयार नहीं है कि क्या किया जाए। अब मेरे हिसाब से अगर मैं उस पर्सपेक्टिव से बात करूँ, ऐसे इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करूँ जो हमने देखा इंडिया में, तो कैसे इस एरिया का सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है, बिकॉज वी ऑलवेज टॉक अबाउट द डेवलपमेंट। इसीलिए हमारी कंट्री काफ़ी आगे है। पहला, गवर्नमेंट चेंज वहाँ पे चाहिए भाई, इंस्टीट्यूशन ख़राब है, करप्शन है वहाँ पे, ब्यूरोक्रेसी तो भाई आर्मी है वहाँ पे। तो वहाँ पे एक ना ये सिस्टम पूरा चेंज करना पड़ेगा, कॉम्प्रहेंसिव रिफॉर्म चाहिए वहाँ पे। टॉप डाउन गवर्नमेंट से अच्छा बॉटम अप अप्रोच जो हमारा नीति आयोग करता है, ओके, ई गवर्नमेंट सिस्टम में। तो ये मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से बातें कर रहा हूँ, बिकॉज एज ए इंडियन वी लाइक टू डू ऑल दिस थिंग्स, इट हैपनिंग इन आवर कंट्री। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो आप ह्यूमन राइट वॉयलेशन कर रहे हो उसके बेटर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, लोगों को वहाँ पे पढ़ाओ, ओके, वहाँ के लोगों को नॉलेज दो, वहाँ के लोगों का आप ना स्टैंडर्ड सुधारो, लिविंग स्टैंडर्ड सुधारने उसके ऊपर काम करो आप, हेल्थ केयर पे काम करो आप, एग्रीकल्चर पे काम करो उस एरिया में, उस एरिया के टूरिज्म पे काम करो आप। लेकिन जो लोग वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, टेक्निकल इंस्टीट्यूट आप वहाँ पे सेटअप करो, ये सब चीज़ें आप वहाँ पे बड़े लेवल पे करो। अगर होंगे तो बहुत चुनिंदे होंगे भी तो बहुत चुनिंदे होंगे वहाँ पे, ओके। 70-80 साल में एक बड़े एरिया को पूरा जो 45% आपका सबसे बड़ा प्रोविंस है, पहली बात, यू हैव कैपिटली मतलब ग्रॉसली निगलेक्टेड इट, ओके। अब स्कॉलरशिप प्रोग्राम जिससे बाहर जाके पढ़ सकें लोग,
एविडेंस बेस्ड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, मतलब ऑफकोर्स वहाँ पे देखिए कि मतलब किस लैक ऑफ इन्फॉर्म्ड एंड कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक पॉलिसीज, साथ में आप वहाँ पे थिंक टैंक वहाँ पे सेटअप करिए जो बलूचिस्तान के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं उसके ऊपर काम कर सके। प्रॉपर एक ना आपकी सेटअप होना चाहिए कि नहीं ये बॉडी है वो पूरी तरह से बलूचिस्तान के डेवलपमेंट पे काम करती है, उसके लिए सजेशन देती है, ये सब चीज़ें होनी चाहिए वहाँ पे। आप एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करो वहाँ पे, फोकस ऑन द रूरल एंड रिमोट एरिया एज वेल, टीचर एंड हेल्थ केयर वर्कर पे आप काम करो वहाँ पे। ये सब चीज़ें गवर्नमेंट को करना चाहिए जिससे कि उस एरिया में डेवलपमेंट आए। तो ये सारी चीज़ें हैं। यूथ सेंट्रिक पॉलिसीज लाई जानी चाहिए जिसमें यूथ को डेवलपमेंट मिले। अगेन वही है, एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, सिविक एंगेजमेंट, पहले बेसिक तो देना चालू करें वो लोग। ओके, देन यू कैन कम टू नो कि भाई हाँ मेरा, बिकॉज उस एरिया में पोटेंशियल बहुत है, आप ट्रेड कर सकते हैं ईरान के साथ, एक तरह से डायरेक्ट आपको कनेक्ट मिलता है। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं, बट आई थिंक पाकिस्तान गवर्नमेंट सिर्फ पैसा बनाने के मूड में है। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। साथ में आपको दिखाऊंगा मैं टूरिज्म डेवलपमेंट के ऊपर। ये देखो वहाँ का टूरिज्म लिटरली फैबुलस है, मतलब लिटरली यूरोपियन कंट्री फेल हो जाएंगी, इतना वहाँ का अच्छा टूरिज्म है वहाँ पे, इतना वहाँ पे नेचर ने दे रखा है। लेकिन सच बताऊँ, अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई आप पाकिस्तान में जा रहे हो टूरिस्ट बन के, मैं तो बोल दूँ अभी तो नहीं जा रहा मैं, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट का अप्रोच ही वही है। क्या मैं वहाँ पे मतलब टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, भले इंटरनल होता होगा, तुम सिंध में जाके बोलो कम टू बलूचिस्तान, ठीक है, लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड को जानता है क्या कि बलूचिस्तान में इस लेवल का सीनिक ब्यूटी है? बहुत कम लोग जानते हैं। और आएंगे क्यों जब वहाँ पे क्रिकेट मैचेस नहीं हो रहे इस टाइम पे, क्रिकेट मैचेस नहीं हो रहे हैं। मतलब हमारे यहाँ पे तो ये होता है ना कि भाई क्रिकेट मैचेस हो रहे हैं, दुनिया के लोग आएंगे देखेंगे, वर्ल्ड कप हो रहा है, ये हो रहा है, दुनिया भर के इवेंट हो रहे हैं। तुम्हारे इधर कौन सा इवेंट हो रहा है? मिलिट्री वाला इवेंट छोड़ दो, वो तो अलग कहानी है, उसके अलावा कौन सा इवेंट हो रहा है? नहीं हो रहे ज़्यादा करके वर्ल्ड लेवल पे। तो इसीलिए पॉइंट है कि यहाँ के बारे में कौन जानेगा, अदरवाइज सीनिक ब्यूटी, ये तो बहुत, एक फोटो डाली है मैंने, तो टूरिज्म इतना है वहाँ पे कि वो अनटैप्ड है पूरी तरीके से। मतलब वहाँ पे पैसा ही नहीं, ऐसा लगता है कि मतलब बहुत जगह पे तो पैसा लगाने की भी जरूरत नहीं, इस तरह से सीनिक ब्यूटी है वहाँ पे। आई सॉ द पिक्चर्स, आप प्लीज चेक करिए नेट पे। ओके, लेकिन कंसर्न किसका है, क्यों नहीं आ रहे लोग? सिक्योरिटी का। भाई आया वहाँ पे किडनैप कर लिया, कौन आएगा? डरते हैं लोग। तो उस तरह का आप नहीं दे रहे हो। बोलो कि हाँ चाइनीज़ तो आता है, अरे चाइनीज़ को तो तुमने खुद रखा है वहाँ पे, चाइनीज़ क्यों नहीं आएगा? ओके, चाइनीज़ के तो तुम पीछे पीछे भागते हो वहाँ पे, पूरा टाउन तुमने सेटअप कर रखा है उनके लिए, वहाँ पे पूरी मिलिट्री तुम्हारी लगी हुई है उनके लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए। तो बट व्हाट अबाउट द कॉमन पीपल, बाहर से जो लोग आना चाहते हैं? अगर लिटरली यार हमारे अगर उस लेवल पे रीच होते तो सच बताऊँ तो आई वुड लव टू गो देयर, बिकॉज हमारे राजस्थान के पास रेत है, यहाँ तो रेत भी और पानी भी है, मतलब गोवा का काम भी हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे। सो आई थिंक पाकिस्तान गवर्नमेंट नीड टू थिंक अबाउट इट कि बलोच लोगों में बहुत पोटेंशियल है, बलूचिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, उसको लोगों के साथ रह के एक ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, ना कि सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में पैसे जाए। अदरवाइज वो दिन दूर नहीं है जब ये सेपरेट कंट्री बनेगा। मैन आई विश। थैंक यू वेरी मच। अगर कुछ कमेंट हो तो प्लीज़ करिए, बताइए कैसा लगा वीडियो आपको, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।